दोस्तों, ये आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो पहले लाइव हो चुका है। तो अगर जिन भी दर्शकों ने इस वीडियो को जब ये लाइव हो रहा था तब देखा था, तो ये उनके लिए नहीं है, ये उन दर्शकों के लिए है जो उस कार्यक्रम को देखना चूक गए हैं। तो यूट्यूब का भी कहना है कि अगर वीडियो सेक्शन में अगर आप डालें तो उसके नोटिफिकेशंस जो हैं थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो दर्शकों को मिलते रहते हैं। तो उसी उद्देश्य से इसको हम फिर से डाल रहे हैं वीडियो सेक्शन में। व्यूज बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, पर उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बातचीत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसीलिए जिन लोगों ने इसको देखा हुआ है, ये उनके लिए नहीं है। चाहे तो वो देख सकते हैं, लेकिन मूलतः ये वीडियो हम फिर से इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि जो लोग चूक गए हैं उन तक वो नोटिफिकेशन अगर पहुंचते हैं और वो अगर इसको देख पाते हैं तो वो देख सके। ये कारण है। तो आप इसको देखें। दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज रूटीन से थोड़ा देर लगा दी हमने, पर ये हमारा जो कैमरा है मेरा, और शुरुआत में एक बार तो राजू भाई का भी, वो जुड़ने से मना कर रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, हम आपको दिखाएंगे नहीं। तो हमने वो कर दिया, वो रीस्टार्ट किया, फिर से किया, वो सब 2-3 बार हुआ। उसके बाद कैसे भी करके कैमरा मान गया। ये जो वेबकैम है जिससे हम आपके साथ बात कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा वो भी एक कारण था। तो जैसे कि आपने पोस्टर देख लिया, आपको पता है, आप सब कुछ दिनों से कह भी रहे थे कि भाई राजू भाई के साथ बात की जाए, तो बिल्कुल आज की जाएगी। और आज क्या है कि बात करने के लिए बहुत सारे मुद्दे भी हैं जो कि मुझे लगता है कि राजू भाई और हमारी बातचीत में वो खुल के बाहर आएंगे। आपने पोस्टर देखा होगा, हमने लिखा है कि, है ना, अगर मोदी जी मेहरबान हो तो फिर अनिल अंबानी जी जो है वो गामा पहलवान हो सकते हैं। और हमने फिर सवाल भी पूछा है कि ये दोस्ती में जय कौन है और वीरू कौन है। शोले फिल्म आइकॉनिक फिल्म है, हम सब जानते हैं। शोले में बड़ी गजब की दोस्ती की कहानी है। हालांकि धर्मेंद्र जो है उसका मेन कैरेक्टर है, बच्चन साहब का उसमें साइड रोल कह सकते हैं या तो साइड किक कह सकते हैं। पर खैर वो इतना बड़ा कैरेक्टर हुआ कि कोई इसको अभी इस तरह से देखता नहीं है। लेकिन पिक्चर के एंड में जो है ना, वो जय मर जाता है, दोस्ती निभाते निभाते। हमारा जो सवाल हमारे मन में जो आया वो ये है कि ये जो दोस्तियां निभाई जा रही है, चाहे वो गौतम भाई हो चाहे वो अनिल भाई हो, इन दोस्ती निभाने के चक्कर में इनमें से जय कौन है और वीरू कौन है, ये थोड़ा आज हम समझेंगे राजू भाई से। क्योंकि खबर ये आई है, ये खबर बता दूं मैं आपको, खबर ये है, आप देख लीजिए। ये कांग्रेस, केरला कांग्रेस से भी डाली है, और बाकी कल ये सोशल मीडिया पे खबर है कि जो राफेल बनाने वाली कंपनी है डेसो, उसने अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस जेट्स बनते हैं भाई साहब, फाल्कन 2000, उसको भारत में बनाने का वो एमओयू या करार या जो भी हो या फैसला आप जो समझे वो कर लिया है। तो अब सवाल सीधा जो है राजू भाई के पाले में डालते हैं। इससे पहले कि हम राजू भाई से बातचीत शुरू करें, राजू भाई, हम एक पेपर लीक करना चाहते हैं, कर दें? करिए, मैंने हाँ अनम्यूट कर दिया। तो ऐसा है कि, और राजू भाई एक विशेष आज है या कल, मुझे ये पूछना बाकी है कि आज है या कल है, लेकिन अब राजू भाई को ये इस रूप में जो है वो प्रस्तावित किया जा रहा है, एक सम्मान देके कि राजू भाई इस देश के सबसे युवा सोशलिस्ट लीडर है। अब युवा तो मैं समझ सकता हूं कि अभी अभी 25 साल हुए उनके, लेकिन लेकिन ये जो सोशलिस्ट वाला मामला है, अब ये देख रही बाल वैसे भी उनके घुंघराले हैं, आज उन्होंने शायद ज्यादा और छोड़ के रखे हुए हैं। वो जॉर्ज फर्नांडिस की मुझको याद आती है। तो वो भी
बाद में वो गए एनडीए के साथ, बहुत बुरा हुआ यार। वो सोशलिस्ट का मतलब पोटेंशियल हिंदुत्ववादी हो जाता है। नीतीश बाबू देखिए, जॉर्ज देखिए, इवन जेपी देखिए, उन्होंने कहा कि आरएसएस अगर टेररिस्ट संगठन है तो मैं टेररिस्ट हूँ। तो सोशलिस्ट होने से डर लगता है साहब। तो आप क्या करेंगे? आप वो अवार्ड नहीं लेके नहीं, वो क्या करेंगे? सम्मान जो है वो देखिए, ऐसा पूना में भाई वैद्य बहुत ही निष्कलंक और बहुत चरित्रवान नेता हुआ करते थे सोशलिस्ट पार्टी के। उनके नाम से एक फाउंडेशन है, और आरोग्य सेना जो डॉक्टर अभिजीत वैद्य उनके बेटे चलाते हैं, उन्होंने एक पूरे देशव्यापी जो सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सोशलिस्ट फोरम, तो उसकी तरफ से हर साल एक व्यक्ति को ही एक अवार्ड दिया जाता है। तो महाराष्ट्र की पुणे में वो है, लेकिन आज तक अवार्ड महाराष्ट्र को सिर्फ 2 बार मिला है, दूसरी बार मिल रहा है ये। बाकी देश में और विदेश में रहने वाले सो कॉल्ड युवा नेता पुरस्कार मिलते हैं। तो वो जो भाई वैद्य थे उनके प्रति मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। और दूसरा है कि उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आइडियोलॉजी से, और उनके बेटे जो है वो भी नहीं कर रहे हैं। वो जो बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत बड़े, यानी उन्होंने आरोग्य सेना की स्थापना की। और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जब बाढ़ वगैरह आई थी तो वो जाने के लिए तैयार थे। यानी वो ये मानते नहीं कि देश की सीमा मानवता के लिए प्रतिबंधित की जाए। तो ऐसे व्यक्ति और ऐसे अवार्ड को तो मैं सम्मान करूंगा और लूंगा। लेकिन ये सोशलिस्ट वाली बात है जहां तक, तो उन्होंने हमें एक लालू जी छोड़कर और मधुलिमीय छोड़कर सभी ने हमको निराश किया है। अब भाई वैद्य ने, उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज किया? भाई जी नहीं। भी उन्हीं में है जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज अपनी आइडियोलॉजी से नहीं किया। रही बात मेरी, मैं सोशलिस्ट थिंकर नहीं हूँ। बेसिकली मेरा वेलफेयर स्टेट पे विश्वास है, और मैं क्रोनिज्म के खिलाफ हूँ, मोनोपोली के खिलाफ हूँ, लेकिन कैपिटल की जरूरत होती है। मार्क्स ने भी अपना किताब लिखी तो कैपिटल ही नाम रखा, उन्होंने कम्युनिस्ट नाम नहीं रखा है, क्योंकि बिकनी तो चाहिए। तो आधी दुनिया उसके नीचे आ गई क्योंकि उसका नाम कैपिटल था। और मार्क्स आज भी रिलीवेंट है, इसमें मेरे दिमाग में कोई शक नहीं। तो बात यह है कि हाँ, आप कह सकते हैं वेलफेयर स्टेट मानने वाला एक मानवतावादी व्यक्ति को आप सोशलिस्ट समझते हैं, और हमारी राज्य घटना में सोशलिस्ट और सेक्युलर तो है ही, सेक्युलर तो हम है ही। तो सोशलिस्ट होने में भी गलत चीज नहीं है। मैं अंबानी अडानी के साथ होने से सोशलिस्ट होना बहुत प्यार करूंगा, वो अच्छा है। नहीं नहीं, अच्छी बात है। हमको बड़ी खुशी और हमको आनंद होता है। हमको लगता है कि आपको अवार्ड मिल रहा है तो हमको ही मिल रहा है, तो ऐसा बड़े बड़ा खुशी की बात है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपको इस तरह से और काम। धन्यवाद। देखिए, कोई अप्रिसिएशन ना करे तब भी हम तो काम तो करते रहते हैं, हमारे आप जैसे लोग। लेकिन अगर कहीं उसको अप्रिशिएट किया जाए तो अच्छा ही लगता है, उसमें कोई वो वेलकम करने वाली बात होती है। हाँ, उस वैसे अपेक्षा से हम लोग काम नहीं करते, वो अलग बात वैसे है। सर, मैं इस बार नोबेल के लिए जाने वाला था, लेकिन वो नहीं, ट्रम्प उधर साहब का उधर नाम, इधर ट्रम्प राजू साहब का भाई, नाम आगे किया मुनीर साहब ने, इसलिए मैं पीछे ले लिया अपना नाम। राजू भाई, इधर दो दो बैल है, चार चार बैल है, नोबेल का क्या करोगे? हाँ, ये तो है, ये बात तो है। और खूब करो। अब ये इस पे आ जाते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं, फिर आगे तो आज बातचीत बहुत कुछ आपसे करनी है। ये अनिल अंबानी साहब क्या है, मतलब वो एक तो मतलब बहुत बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनके उनकी कंपनी बहुत पुरानी है, या तो चलिए ये तो बिजनेस प्लेन बनाने हैं, तो इस तरह की इनकी महारत है। कैसे होता है ये अचानक से मोदी जी जाते हैं G7 में, फिर वापस आते हैं, फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। वैसे पहले से स्क्रिप्ट तो तय होगी, तभी मोदी जी गए होंगे। 2017 में स्क्रिप्ट तैयार। हाँ, स्क्रिप्ट तो तय थी, पर उस समय तो राफेल के साथ था ना पूरा मामला। अब ये बिजनेस प्लान वाला हो गया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कहानी शॉर्ट में, लंबी कहानी शॉर्ट में। आज महाराष्ट्र में एक लड़की के बाप ने आत्महत्या की है, क्योंकि 11 लाख की उसकी एफडी है एक कोऑपरेटिव बैंक में। वो एफडी तोड़ने के लिए, बेटी की शादी कराने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बैंक ने कुछ तोड़ने से मना कर दिया, उसको यहाँ वहां हड़का दिया। आखिर उसकी शादी के जो दिन तय थे, उस दिन उसने 3 बजे सुबह जाकर अपने आप को फांसी लगवा दी बैंक के सामने। 11 लाख अपने ही पैसे, हाँ। और हाँ। वो फांसी लगवाने के बाद उसने लिखा है, उसने सोचा कि मेरे बाद तो कम से कम 11 लाख रुपए हमारी फैमिली को मिलेंगे, और मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। ये जी। बैंकों की और सारी इंस्टीट्यूशंस की हालत है आम आदमी के प्रति। और यहाँ पर अनिल अंबानी ने
इतने दिवालिया घोषित हो चुके हैं कि चीन से लेके हिंदुस्तान की, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि हर बैंक, यानी उन्होंने जिस साथ 49,000 करोड़ उनको राइट ऑफ कर दिए सरकार जी। ने, 49,000 करोड़ राइट ऑफ कर देना, और कोई 10,000, मैं 11 लाख की बात कर रहा हूं तो वो तो अलग है। आज यहाँ पर लोग 1500 और 100, यानी खाद के लिए 1350 की जगह 1600 रुपए ले रहे हैं, वो दे नहीं पा रहे किसान। बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। स्थिति में 49,000 करोड़ राइट ऑफ कर दिया अनिल अंबानी के, और उनको कोई अनुभव नहीं है, उन्होंने कोई बिजनेस किया तो वो लॉस मेकिंग ही रहा, और इंस्टीट्यूशंस जो हिंदुस्तान की है, बैंकर्स है और जी, बाकी, तो उन्होंने उसका भुगतान किया, और उन्होंने, मोदी जी ने उनको बचा लिया। जी। क्योंकि उन्होंने एक भाषण किया था जब समिट थी वो मुख्यमंत्रियों की, मुख्यमंत्री गुजरात वो आप लोगों के यहाँ होती थी, अरे सर, वो वाइब्रेंट गुजरात समिट की बात कर हाँ, रहे हैं आप? उसमें कहा था नरों में इंद्र का मतलब नरेंद्र। तो इतना जी, बढ़िया बात कहने के बाद उनको अभय मिल गया। और अभी यह बात है 2017 में हुई थी। 2017 में जब ये राफेल का डील हुआ था, तो फाल्कन 2000 के लिए, फाल्कन 2000 की बात हुई थी, और फाल्कन 2000 जो है वो उसके लिए जमीन नागपुर में ली गई थी और डन हुआ था। और जी। हालांकि इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, अनिल अंबानी ने कोई प्लेन में बैठने के सिवाय, प्लेन के साथ उनका कोई संबंध नहीं। युद्ध के जेट वगैरह, फाल्कन वगैरह, फाल्कन 2000 जो बन रही है, वो तो उनका कोई वो ही नहीं है, कोर कॉम्पिटेंस ही नहीं है। तो हुँ, बात यह है कि इतना होने के बाद नागपुर में उनको जमीन मुहैया कराएगी। एक तो दिवालिया हुँ, बिजनेसमैन, उनके भाई की वजह हुँ, से वो बच गए। उनके भाई हुँ। ने कई चीजें उसमें पैसे देकर वगैरह वो खत्म कर दी, यानी मुकेश अंबानी जी, बड़े जी, 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 बड़े भाई। जी। और अभी गवर्नमेंट ने इतना उनको उनको सम्मान दिया है कि भारत रत्न देना बाकी है, किस चीज के लिए तो मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने बीच में न्यूज छपवाई, यानी पीआर की तरफ से, कि अनिल अंबानी ने बहुत होशियारी से अपने कर्जे से बाहर निकाला कंपनी को वगैरह, ये पूर्व, यानी पृष्ठभूमि तैयार की, जो कि सच नहीं है, ऐसे कोई निकाल नहीं सका। तो बाकी उनकी जगह कोई होता तो ईडी सीबीआई पीछे लगती और अंदर हो जाता, जैसे नरेश गोयल गए, जैसे बाकी भाग गए हैं लोग। हुँ, लेकिन अनिल अंबानी डटे रहे और उनको फाल्कन 2000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला। और अब की बार जब मोदी जी G7 में गए, तो आपको दिख रहा है कि मैक्रोन के सामने हंस रहे हैं, और लोगों ने बहुत उसके मजाक उड़ाया कि वो सर हंस रहे हैं, कुछ समझता नहीं तो हंसते हैं। लेकिन उनके साथ मैक्रोन भी हंस रहे हैं, क्योंकि मैक्रोन ने अपने हंसने की कीमत वसूल कर चुके हैं। क्योंकि जी, उससे पहले पूर्व राष्ट्रपति थे फ्रांस के, तो उनको पूछा गया था बाकायदा कि आपने ये अनिल अंबानी का चॉइस कैसे किया, क्योंकि उनको कोई अनुभव नहीं है। तो बोला हमने कोई चॉइस नहीं किया, हमारे ऊपर दबाव था और मोदी सरकार का, और ये इंडियन गवर्नमेंट की चॉइस थी, इन्होंने ही इनका नाम बताया तो हमको लेना पड़ा। तो मैक्रोन हंस रहे हैं इसके, आप ये जाके वो अब नए अध्यक्ष जो हैं राष्ट्रपति, वो हंस रहे हैं मोदी जी के साथ, क्योंकि उनको उसकी कीमत उनके देश को मिल चुकी है। दासों बिल्कुल। कंपनी को हमारे जेब से जो पैसे मोदी जी चुका चुके होंगे और चुकाते रहेंगे। अनिल अंबानी और एक बिजनेस करेगा, वो मालूम नहीं कि वो कामयाब हो जाएगा या नाकामयाब हो जाएगा। लेकिन नाकामयाब हो जाएगा तो उसको डरने की कोई बात नहीं। एलआईसी है, एसबीआई है, आरबीआई है। तो मोदी जी अपने मित्रों के लिए वहां से पैसों का बंदोबस्त करेंगे, निर्मला जी कारण देंगी, और फिर जीएसटी बढ़ाएंगे, और नितिन गडकरी जी टोल बढ़ाएंगे। उसमें क्या है सर, तो ये सब करके पैसा करा इकट्ठा करेंगे और डाल देंगे अडानी और अंबानी की झोली में। तो ये सारी जो चीजें हैं वो दुखदाई हैं, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई नियमों का पालन नहीं किया। लेकिन इसमें एक बात मैं मयूर भाई बताना चाहता हूँ कि जो 5,000 हमारे आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, आईपीएस वगैरह हैं, वो लोगों ने भी रीढ़ की हड्डी गंवा दी, और ऐसे अ, शर्मनाक दौर में उन्होंने ना कहने से इनकार कर दिया, जो जो बिल्कुल सही बात। कानून में नहीं बैठता, जो एक दिवालिया कंपनी है, उसको आप इस तरह से आगे कर रहे हो। सारे बिल्कुल, बाबू अगर कहते कि ये नहीं हो सकता, कैग अगर कहता कि नहीं हो सकता, तो जी, मोदी जी को इतनी प्रज्ञा नहीं है कि वो इसको लॉजिकली एंड तक ले जा सके। लेकिन बिल्कुल सही बात। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो 5-10 हजार जो यूपीएससी पास होकर आते हैं, अभी तक हुँ, के सारे बैच के आईएएस, आईपीएस और जुडिशरी भी, इन्होंने हुँ, सबने अ,
मुझे लगता है कि अपनी चरित्र में जो भ्रष्टता है उसको और चाटुकारिता को छिपाने के लिए इनकी सारी जो जनविरोधी चीजें हैं उसको अपने दामन में छुपा लिया, ताकि इनको, ये बाबू लोगों को भी अपना भ्रष्टाचार करने की मोहलत मिल गई। वो बिल्कुल एक सर। ऑर्गेनाइज माफिया बन गए, जैसे ईडी, सीबीआई, आईटी, ये लोग। और अब देश, अब मुझे नहीं लगता है कि एक कोई संविधान की तरफ संविधान से चल रहा है। ये अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। अब अंबानी अडानी में अब छोटे अंबानी जो हैं, अनिल अंबानी, उनकी तो देखिए, उनको चीन की बैंक्स का जो उनका इतिहास है वो आप पढ़िए, जी। तो वो सारी चीजें जो है वो मोदी जी की वजह से रुकी हुई है। तो मोदी जी को अंबानी अडानी का इतना प्यार है, छोटे अंबानी जी और बड़े मेरी एक अडानी जी, बड़े अंबानी जी का अलग से हम बात कर सकते हैं, उनका अलग ही है एक, लेकिन उसका बात अलग करेंगे। लेकिन ये सारी चीजों के बाद फाल्कन 2000 अब उड़ेगा, और आप ये मिलिट्री को बोलेंगे कि फिर आप युद्ध करते हो तो सीज फायर ट्रम्प से करवा देते हो, आपके प्लेन गिर जाते हैं, फिर ये क्या है ये? मिलिट्री को क्यों पूछते हो भाई? और अब उन्होंने मिलिट्री के जो जनरल है, वो राम भद्राचार्य से गदा ले रहे हैं। वहाँ वहाँ हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वही चिल्लाकर बता रहे हैं कि मोदी जी ने कैसे ट्रम्प को हड़काया, और आधे घंटे में कुछ ट्रम्प आते हैं, अवतरित होते हैं और बोल देते हैं कि अरे हमने हड़काए, हमने सीज फायर कराया, और ये मुनीर जी आज मेरे पास साथ खाना खाए, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल अब हुए हैं वो। और मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, जबकि मोदी जी डोनाल्ड से प्यार करते थे, और डोलाल्ड भी कहते थे प्यार से उनको। आपके गुजरात में ही हुआ था वो, जो कोविड से पहले, उससे लोगों को बहुत सारी तकलीफ हुई। बाकी तो बातें अलग है, हाउडी मोदी, और ये यहाँ नमस्ते ट्रम्प, और बाकी बातें तो सीधी है कि ये सारा चाटुकारिता। अब देखिए, यहाँ के बाबू और जजेस जो चाटुकारिता कर रहे हैं मोदी जी और उनके कल्ट की, तो मोदी जी विदेश में जाकर यही चाटुकारिता अब उनसे पावरफुल है उनकी कर रहे हैं। ट्रम्प है, फिर नेतन्याहू है, इनसे। और ये जो बाकी जो लोग हैं उनकी मुंह बंद करने के लिए व्यापार कर रहे हैं। व्यापार क्या कर रहे हैं कि अंबानी अडानी की झोली में नए नए प्रोजेक्ट्स डाल रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट्स के पैसे जो है वो हमारी जेब से, जो बैंकों में, फिर LIC में। अब देखिए हाइपा पोर्ट की क्या हालत कर दी ईरान ने, इजराइल के। बिल्कुल सर। वो हाइपा पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किसी ने, यानी शेयर लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो वो इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ की LIC नहीं करेगी। तो जिंदगी के बाद भी यही सच है, जिंदगी के साथ भी अब LIC रही नहीं सर। तो आप मुझे ये समझाइए कि ऐसा किस देश में होता है कि कानून नहीं, लॉ एनफोर्समेंट नहीं, जुडिशरी नहीं, आम आदमी के लिए सारे कानून हैं, फास्टैग लगता है, 2-2 बार आपका रोड पे इतनी बार पैसे कटते हैं कि आप वापस घर पे आते हैं तो आपको समझ में आता है कि बैंक बैलेंस ही खत्म हो गया नितिन गडकरी की अकाउंट, नितिन गडकरी की जो मंत्रालय है उनके नाम पर। और आपको उसका कोई बाद में रोड अच्छे नहीं मिलते, कुछ रोड अच्छे हैं, बाकी सारे 2-2 महीने में ब्रिजेस गिर रहे हैं। तो ये सारा भ्रष्टाचार की लिमिट है, इन्होंने देश बेच दिया है। और देश बेचने का एक छोटा हिस्सा कंपोनेंट ये फाल्कन 2000 का प्रोजेक्ट नागपुर में जो हो रहा है, जहाँ संघ का कार्यालय है। मुझे लगता है संघ को 100 साल अपने अनिल अंबानी के फाल्कन 2000 की फैक्ट्री में मनाने चाहिए, क्योंकि नागपुर में उनका हो रहा है। वो सही में रिप्रेजेंट करते हैं उनकी क्रोनी भ्रष्टता को, और जिस तरह से देश को उन्होंने चलाया है इसको। नेहरू को गाली देके क्या होगा? नेहरू ने जो बेस्ट था वो देश के लिए किया, उनके बाद हर प्रधानमंत्री ने किया। इन्होंने जो 11 साल में किया है वो इतना ही किया है। एक लाइन में वो अमित जी बोले कल, आपके मोटा भाई गुजरात के, कि इसके बाद देश के अंग्रेजी जिनको बोलने आती है, लिखने आती है, उनको शर्म आएगी। मैं उस पर आ रहा हूं। मैं वो तो मेरा इतना बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है कि वो तो मैं आ रहा हूं उस पर। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज समझनी है राजू भाई, मुझे बड़ी ये बात विचित्र लगी, और मुझे तो लगी हमारे एक दर्शक हैं बड़े, उन्होंने भी मेरा ध्यान आकर्षित किया। वो एक्स पे उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था या व्हाट्सएप पे भेजा था, जो मुझे भी लगी बड़ी अजीब और उनको भी लगी, और मुझे लगता है सबको लगना चाहिए। राजू भाई, विदेश मंत्रालय हम आमतौर पे हमेशा देखते हैं कि भारत सरकार की ओर से जब भी किसी भी मुद्दे पे कोई भी बात किसी भी मंत्रालय का सचिव आके करता है और दर्शक
थोड़ा इस पर गौर करें तो वो जब बात करने के लिए मीडिया के समक्ष प्रस्तुत होता है कोई भी अधिकारी या मंत्री कोई भी, तो सर एक तो भारत का झंडा लगा रहता है, एम्बलम भारत का लगा रहता है, ये सब होता है, ये होता है ना सर। सर मैं एक बात छोटी सी बीच में करना चाहता हूँ। अब ये यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है कुछ। ये विक्रम मिश्री साहब ने ये जो ट्रंप की 35 मिनट की बातचीत और 2 टूक सुनाने की बातचीत की है, अब ये मेरी क्यूरियोसिटी है और कुछ दर्शकों की भी है, तो यहाँ वो होना तो चाहिए कि भारत का विदेश सचिव बोल रहा है, विदेश मंत्रालय का अफसर बोल रहा है कुछ तो। अब हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अगर इसको ऐसे ही चला दे तो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। मैं समझ पा रहा हूँ। अच्छा सर वो तिरंगा जो है इनके पीछे का, वो अडानी के सीएफओ ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में ले चुका है अपने पास। हाँ, अब वो उनका स्पीच देखिए, उसमें उसने पीछे इतना बड़ा तिरंगा लगाया, उसको किसने परमिशन दी, और इतने बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट को हिंदुस्तान का तिरंगा लगाने की कैसे, बाद में भी उनको कैसे रहने, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वो उन्होंने जो तिरंगा लगाया, उसके बाद भारत के बाबू लोगों ने तिरंगे का वो छोड़ ही दिया। तो इनमें से ये देखिए, ये एक बहुत अच्छे अफसर हैं और इनको ट्रोल किया था भक्तों ने, मुझे बहुत बुरा लगा था इनकी, मुझे भी लगा था बुरा। लेकिन इनसे जो करवाया जा रहा है उसे ना कहने की इनमें हिम्मत नहीं है, जो विनेश फोगाट के 100 ग्राम वाले रीढ़ की हड्डी में थी। और यही आज के देश की दशा की जो और मजबूरी की जो मूल कारण जो है ना, वो मोदी है। मोदी के सब साथी है, हिरेन जोशी है, डोवाल है, शाह है, सब लोग है। लेकिन ये बाबू लोग हैं जो ना कहने से, अरे हमारे मिलिट्री के जनरल राम भद्राचार्य के गदा लेने कैसे जा सकते हैं? उनको ना कहना नहीं आता। और देखिए, जज लोया की मृत्यु के बाद या तो आप शीशा ले लो या तो आप चांदी ले लो, ये वाली बात जो हुई वो ड्रग माफिया वाली बात है। और वो तो प्रशांत भूषण साहब ने बोला भी है कि मुंद्रा पोर्ट का क्या 20,000 करोड़ का कुछ ड्रग्स आए हुए हैं, उसका क्या है वगैरह, उन्होंने है। तो भारत एक देखिए ऐसा कि पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया के एक बहुत बड़े ड्रग माफिया थे, लेकिन वो सीनेटर बनना चाहते थे और फिर राष्ट्रपति बनना चाहते थे कोलंबिया के, वो बन नहीं पाए। तो मुझे लगता है उनका पुनर्जन्म हुआ। पाब्लो का कौन है पाब्लो? पाब्लो एस्कोबार सर, आप डाल के देखिए। उसको जानता हूं मैं, लेकिन यहाँ इधर कौन है पाब्लो एस्कोबार का पुनर्जन्म कहाँ हुआ है? आप देखिए, पाब्लो हमेशा जीवित रहता है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। पाब्लो एक सोच है, पाब्लो एक विचारधारा, पाब्लो एक सोच है। और पाब्लो को डरो, ये संदेश पाब्लो के सारे अनुयायी देते फिरते हैं। आप वो नार्कोस नाम की सीरीज है, उसका फर्स्ट जो ये है वो आप देखिए। आपको पाब्लो के जो अनुयायी हैं, भक्त है, वो क्या करते हैं, लोगों को कैसे ये करते हैं, लिंच करते हैं, वो सब आपको मिलेगा वहां पर। और ड्रग कैसे बंदरगाह पे आती है, उसको कैसे छुपाया जाता है, उसको गायब कहाँ होती है। अरे उससे मुझे याद आया राजू भाई, वो प्रशांत भूषण साहब का मैं कहीं स्टेटमेंट उनके नाम से पढ़ रहा था। उन्होंने तो कहा कि 20,000 करोड़ से ऊपर का हर साल का इनका टर्नओवर हो रहा है अदानी साहब का, और ड्रग्स के सबसे बड़े कारोबारी तो वो बन गए हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा तो है। मैं कोशिश करता हूं अगर वो दिखा पाऊं कहीं तो मैं। तो ये तो प्रशांत भूषण कह रहे हैं, मतलब एक जिम्मेदार आदमी बोल रहा है इस बात को। अब मैं आपको भेजता हूं, मुझे भी वो आया है, बोलता हिंदुस्तान ने उसको ये किया है जी। हालांकि हमने वो प्रशांत भूषण जी के इधर मैंने चेक नहीं किया, आप करिए एक बार। लेकिन ये तो झूठ नहीं है कि वहां ड्रग मिले हैं, वो तो है, वो तो सीधी बात है, वो तो है। हाँ, वो तो देखिए आपको भेजा, देखिए अडानी का मुंद्रा, हाँ अडानी का मुंद्रा, मैंने आपको भेजा। अडानी का मुंद्रा पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्करी का अड्डा बन गया है। एक साल में यहाँ 20,000 करोड़ से ज्यादा की तस्करी का नशा पकड़ा गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, क्यों? ऐसा उन्होंने पूछा है। प्रशांत भूषण एक ज्येष्ठ अधिवक्ता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक और पढ़िए, रवि नायर की एक आर्टिकल आई अडानी के ऊपर, हाउ अडानी बैक एन एनर्जी प्रोजेक्ट ऑन इंडिया पाक बॉर्डर फॉर विच डिफेंस रूल्स वेर रिलैक्स्ड।
हम युद्ध को सीजफायर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अडानी का नुकसान ना हो। वो तो अलग है कि हाइफा पे हो ही गया, वो तो हमारा वो बंदरबाट हमारे पैसे से उधर हुई थी, खैर। लेकिन ये एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय के सारे नियमों को ताक पे बिठाया गया और इनको दे दिया। तो अनिल अंबानी की अपनी अलग मजे हैं, अडानी साहब के अपने अलग मजे हैं, और वो फांसी लगाकर अपनी बेटी की शादी के लिए मर रहा है। तो मोदी जी ने 2016 में ही कहा था, नोटबंदी के बाद जापान में जाकर, कि बेटी की शादी है और बाप के पास पैसे नहीं है। तो वो वाली बात जो है वो आपको 11 साल बाद भी अगर समझ नहीं आएगी तो मुझे लगता है, और मुझे सबसे बड़ी बात क्या लगती है, मोदी जी को कौन सी भाषा आती है और कौन सी नहीं आती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। वो भारत को डिग्निटी के साथ रिप्रेजेंट करते कि नहीं, इतना ही मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। और वो जो जिस तरह से यानी डिग्निटीहीनता से भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे दुख होता है कि लोग इसको देखकर हमारे लिए कुछ आकलन करते होंगे हिंदुस्तानियों नहीं के कर रहे हैं ना, मैं तो हम नहीं है एक्चुअली। नहीं, वो हम नहीं है, लेकिन आकलन हमारा वही हो रहा है। और एक मैं बताऊं हमारे दर्शकों को, सर आपको भी, कल परसों में एक खबर आई थी जिसको हम थोड़ा और जांच रहे हैं, मतलब थोड़ा और उसको डेकोरेट कर रहे हैं। गुजराती में चलेगी, पहले हिंदी में भी चलाऊंगा मैं उस चीज को। सर ब्रिटेन में जो है ना, वो वहां के गोरों ने, वहां की म्युनिसिपैलिटी ने, वहां के जितनी भी अथॉरिटीज है, उन सब ने अपने घर के बाहर, रास्ते पे, चौराहे पे, हर जगह पे गुजराती में एक बोर्ड लगाया है। पता है क्या बड़ा लगाया है? इसका हिंदी होता है, यहां पान खाके थूको मत। लो भाई, और थूक थूक के भाई साहब ये हाल, ये अभी रिपोर्ट आई है, मैं करूंगा इस पर, ये आज गुजरात हजम करने वाले, मतलब लोग पक चुके हैं। हमने वहां लंदन में कुछ लोगों से बात की, मैंने कहा यार ये अब रिपोर्ट हमारे पास आए, बोले सर सही है, थक चुके हैं लोग। सर ये रिपोर्ट है, और इसके साथ कुछ लोगों ने वहां एक व्यक्ति विशेष के, जिसकी हम बात नहीं करेंगे, दांत का फोटो भी डाला है। ऐसा नहीं, दांत क्या, वो तो मोदी साहब के दांत का फोटो डाला है, मुझे पता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसमें बात क्यों ना करें? अब जैसे है वैसे दांत है भाई। अब देश के प्रधानमंत्री होने से भी ऐसे दांत अगर आप बदल नहीं पाएंगे या ठीक नहीं कर पाएंगे, तो जैसे वो अनंत अंबानी साहब हैं, वो नहीं हो रहे हैं बेचारे, कंट्रोल नहीं हो रहा उनका वेट, तो ऐसे ही उनका हाल है। दांत दांत होते हैं, चाहे वो दिखाने के हो या चबाने के, लेकिन दांत तो दांत ही होते हैं, पीले हो, काले हो, लाल हो, जैसे नहीं, लाल सर होते नहीं है, किए जाते हैं। नहीं, मतलब जैसे हो जाए, मतलब दांत तो सबके आते हैं, सब सफेद ही आते हैं सर, दांत तो किसी का काला पीला नहीं आता। लेकिन फिर वो कर दिया जाता है। नहीं, पान खा के थूकने की बात आ गई तो हाँ। मुझे बहुत चीजें याद आ गई। खैर, लेकिन नीचे पान की दुकान, यहाँ तक मैं सीमित रखता हूँ उसको, बाकी आप कर लीजिएगा। अच्छा, अब हमारा मन हो रहा है हम अंग्रेजी में बात करें आपसे। हाँ हाँ, I can talk in English, I can walk in English, I can speak in English. I'm not Jay. My father's name is not Amit and I am not Jay Parulekar. So I can. So I'm feeling a little ashamed because I can speak. I can speak. One should One should not feel ashamed because he study par, but one should feel ashamed because he speaks English. क्या बात है। और दूसरी बात, I can speak English, at the same time I can understand English. Yes. So that I can reciprocate when it comes to speak to somebody in English. और उसके लिए मुझे बहुत शर्म है। See, the thing is, the highest leader, supreme leader of Iran, he's retaliating not only by missiles, but he's retaliating in his finer English against Israel. And our prime minister just laugh because he is not been able to retaliate. Not only retaliate. अच्छा, एक भाई साहब पूछ रहे कि इंग्लिश में ठहाका कैसे लगाते हैं, वो थोड़ा सीखना बाकी है। वो तो राजीव ध्यानी, I recommend राजीव ध्यानी जी का
अकाउंट है ट्विटर पे, राजीव भाई ने अभी उसमें बनाया जाइए। कुछ नया? हाँ, उन्होंने सिर्फ हंसी बनाई है, एक अरे आदमी वो को तो गले नहीं, लगाते हैं। अरे वो राजीव निगम ने बनाई है हाँ, शायद। राजीव निगम ने, सॉरी सॉरी अरे सॉरी, मैं राजीव निगम। दिखाता हूँ, वो राजीव भाई ने हाँ, बनाई है, मैं राजीव निगम दिखाता ने, हूँ। वो अगर दिखाएंगे तो उनको पता हाँ हाँ चलेगा हाँ, अंग्रेजी में ठहाका कैसे लगाते हैं। अरे दिखाइए वो दिखाता हूँ मैं। वो है, और शायद मेरे ख्याल से उनका बेटा है उनके साथ, राजू भाई का बेटा ही है उनके साथ। हाँ, वो तो बेटा विदेश के राष्ट्रपति का रोल करता है उसमें, हाँ और हाँ डरा हाँ, हुआ है वो बहुत। तो वो वो बात वो देखिए वो कहीं है, मैं अभी अभी दिखाता हूँ। वो बड़ा बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये रहा, आएगा अभी देखिए। अब गलती आदमी क्या कर देता है, मतलब मैं आपको ये कहूँ राजू भाई कि आजकल आप ट्विटर पे, आज वो कह रहे थे कि आप ट्विटर पे यू आर नाउ डेज यू आर फाइटिंग ऑन ट्विटर। हा 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 हा। ये जोक है क्या, ये है क्या? नहीं, ये जोक है क्या? मैक्रोन नहीं, खुद परेशान। अच्छा, किसी ने ये लिखा है कल कि मैक्रोन एक्चुअली इनिशियली स्टार्टेड डिस्कशन व्हाइल गिविंग कॉन्डोलेंसेस टू मोदी। वो जो तीन हमारे जो 290 के आसपास हमारे लोगों की जान गई यहाँ अहमदाबाद में, तो वो आश्वासन और सांत्वना के साथ बातचीत शुरू करना चाहते थे। ये भाई साहब ने आके जो है ठहाका लगा दिया। नहीं, व्हेन डिड यू कम पूछा उनको, तब भी यही हाँ, कहा व्हेन डिड है। यू कम पूछा, हाँ। हाँ, वो पूछा तो उस पे भी किया, और वो वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री जो बाइडेन साहब ने भी उनको पूछा था कि वो इफ यू आर जिंजर एल वाला। if हाँ, you are holding the glass of wine, then you hold it in the right hand, and if you are not holding that glass of wine, then you should लेफ्ट है। that is etiquette. So उसमें भी इन्होंने ठहाका लगा, am I joking? और जो बाइडेन साहब ने पूछा, अब बाइडेन वो सेड इतना ही थिंक्स गुस्सा आई हो एम गए ही थे थिंक्स इनके आई एम हंसने किडिंग। पर। हाँ, बाइडेन ने कहा था कि ही थिंक्स आई एम किडिंग, दैट्स व्हाट ही सेड। यस यस, तो कोट ये दिखा देते हैं, राजीव निगम भाई वाला मामला दिखा देते हैं। दिखाइए दिखाइए, ये बड़ा ताकि अद्भुत है, लोगों को सुबह सुबह का मनोरंजन का कोटा पूरा हो जाए। पूरा हो जाए, दिन अच्छा जाए। देखिए अब Nowadays, बाकी you're बचा quite क्या busy. है, मनोरंजन ही मनोरंजन। Nowadays, you're quite busy on Twitter. What was the joke though? एक बार फिर से देखो, ये तो मजा आ रहा है। Nowadays, you're quite busy on Twitter. What was the joke though? ये हो गया बस। सर बुरा लग रहा है इसलिए क्योंकि जिस देश को गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, फिर मनमोहन सिंह जी, फिर इवन नरसिंह राव जी, ऐसे विद्वान लोगों ने रिप्रेजेंट किया, और उनसे हमारे जीवन का आकलन दुनिया ने किया, ऐसे देश को आरएसएस ने ऐसा सपूत दे दिया कि उसने हमारे लिए अब कोई जगह नहीं छोड़ी। अब बाहर जाते हैं तो वही पूछते हैं जो भक्त लोग कहते हैं, क्या आप मोदी के देश से हो? तो बोलता हूं हाँ, तो बोलते हैं ठीक है तो वापस जाओ। हाँ, वो हो रहा है, वो हो रहा है। और सर दूसरी एक हो बात क्या राजू रहा भाई, है, मैं आपको बोलता हूं कि इजराइल में जब अब बम्बार्डिंग हो रही है, देखिए हाँ। दो टाइप के लोग इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, एक स्पाइस कुछ पकड़े गए, उसमें हिंदुस्तानी भी हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं। योगी जी ने भी भेजे थे ना लोग काम करने के लिए, हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। spice 7,500 नहीं है, वो वर्कर या हैं, लेकिन उनको वापस आना है। 8,500। हाँ, नहीं, सुनिए मेरी बात, पूरी बात यह है कि वहां पर जो अंडरग्राउंड जो बंकर्स बने हुए हैं, उसमें जी। इंडियंस को आने नहीं देते हैं। वहां पर इजरायली कहते हैं कि आप भारत वापस जाओ। ये कल तो मैंने एक देखी तस्वीर की, वो रबी था, उनको पैर छूने गया एक सनातनी यहाँ का वो गया देखा हुआ मैंने, काम के लिए, देखा तो मैंने। उसको लात मारी गई, ताकि इनको कुछ मालूम ही नहीं है। देखिए जूडाइज्म, जूस जो बेसिकली हिब्रू, ये एक अब्राहमिक रिलीजन है, और 3 अब्राहमिक रिलीजन आते हैं जिसकी सीधा सीधा एक भाईचारा, यानी वो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन भाई उसमें बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन जूस, फिर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स,
ये अब्राह्मणिक रिलीजन की हिस्सा है। तो जो अगर लड़ाई चल रही है मुस्लिम्स और जूस में, तो उसमें हिंदू का कोई काम नहीं है, कोई हिंदू होने वाला नहीं है। हिंदू को दोनों रिलीजन काफिरा मानते हैं और दोनों रिलीजन वाले गोमांस खाते हैं। तो हम उनके गले में पड़ने के लिए क्यों जा रहे हैं, ये आप समझिए कि मोदी जी की कुर्सी बचाने के लिए मोसाद और नेतन्याहू काम आ रहे हैं। इजराइल तो हमारा भारत का दोस्त है, लेकिन नेतन्याहू और मोसाद आज के तारीख में सिर्फ मोदी और उनके कल्ट के दोस्त हैं। तो वो अडानी को बचा रहे हैं, वो मोदी को बचा रहे, सब ये सब हो रहा है। इसलिए सर हम देख रहे हैं कि आरएसएस हिटलर का क्या वो बोलते हैं, हिटलर को अवतार मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं अंदर मुंजे साहब से लेकर, और यहूदियों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, ताकि जिसके पास बल है उसके साथ रह के अपने देशवासियों का छल करना चाहते हैं, उनके साथ छल करना चाहते हैं। सर ये आपने जो बात अभी छेड़ी है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम लोग ठीक है थोड़ा लाइटर वे में बात करते हैं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है वहां से। अमेरिका का एक राइट विंग थिंकर है, नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा उसका अभी, इस 70-71 साल का आदमी है, रिपब्लिकन है। जैसे यहाँ राकेश सिन्हा वगैरह लोग होते हैं ना यहाँ हमारे यहाँ, वैसे उस तरह का वो उधर है, ठीक है। वो आदमी कुछ ऐसी बात कह रहा है अमेरिका को लेकर जो मुझे पूरा सुनने के बाद लगा कि ये जो सुब्रमण्यम स्वामी भी यहाँ, मैं हालांकि इनको उतना सीरियसली लेता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा शायद ये सही कह रहे होंगे। इस बात को पहले आप और सभी एक बार दर्शक सुने। इनका नाम मैं भूल गया हूं। ही इज ए राइट विंग थिंकर, ही इज ऑलमोस्ट 70-71 एंड मैंने कहा कि जैसे वो राकेश सिन्हा और बाकी सब जो विचारक राइट विंगर हमारे यहाँ होते हैं, उसी तरह का उनका वहां पे ओहदा है। और अमेरिकन पॉलिटिशियन और इजराइल को लेकर क्या वो कह रहा है, और वो पूरा सुनने जैसा है। सुनिए इसको। Are low-life scum that screw little girls so the Jews can screw America. That's what's happening in this country. I just said it. That's what's going on in this country. And our FBI is corrupt, the Supreme Court is corrupt, the Justice Department is corrupt, the news media is corrupt, the whole country is corrupt. Because we've walked away from Almighty God and we've allowed Kabbalah practicing Jews to defile the nation. Put that video out. Go ahead and clip this video and send it out. I dare you. You won't do it because you're scared that the truth may get out to the American people. I'm had it up to here with the corruption in this country. Little children being raped for the benefit of Israel. That's all it's about, Doc. Little American children being raped for the benefit of Israel. American politicians raping little American girls to be videotaped by Israeli Mossad so that Israel can blackmail American politicians. That's the state of America today. God ought to destroy this country for what we've become. ये बड़ी गंभीर बात करी उस आदमी ने कि मतलब मोसाद वीडियो टेप बनाता है और अमेरिकन पॉलिटिशियंस को, और कह रहे हैं जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं इतने सालों से, ये आदमी कह रहा है कि पूरा अमेरिका जो है वो करप्ट हो चुका है। तो डू यू सी एनी सिमिलरिटीज एज फार एज द मॉडस ऑपरेंडी इज कंसर्न? क्या वो जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते रहते हैं कि मोदी साहब की कोई ऐसी कोई जानकारी चाइना के पास है, पता नहीं और किसी के पास भी हो सकती है, आपको इसमें कोई सच्चाई लगती है क्या? मतलब इसको अगर सुनते हैं तो थोड़ा उस तरफ सोचने का मन होता है। आवाज आ रही सर? आपकी फ्रेम फ्रीज हो गई है राजू भाई। मयूर भाई, हाँ आपकी फ्रेम फ्रीज हो गई है सर। हाँ 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 आ गए। हाँ तो आपको इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी की जी की क्यों जरूरत पड़ती है? ये तो ऐसा जो बोला नहीं जाता वो सत्य है, जिसके लिए हम भुगत रहे हैं कई सालों से गए। और दूसरी बात यह है कि आप चाइना का नाम नहीं लेते हैं, चीन का नाम नहीं लेते। आप 18 बार चीन जाके आए हैं, आपके विशेष रिलेशन है चीन के साथ, तो चीन का नाम क्यों नहीं लेते? चीन ने हमारा इतना
अरुणाचल तक आ चुका है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बोल सकते? यहाँ तक कि आपने पाकिस्तान का इतना सब मैटर हुआ है, उसका पाकिस्तान के बारे में बात नहीं किया, गोला गोली की बात की। आप जो कर रहे हैं वो किसी बात को डर के कर रहे हैं, ये समझ में आता है भाई। और हर नेता का अपना एक चरित्र होता है, जिनका चरित्र बेदाग होता है वो नेता आप कैसे बिहेव करते हैं। वो ईरान के खामेनी साहब को आप देखिए, उनका किसी के पास कोई वीडियो नहीं है, कोई उद्योगपति मित्र का कोई टेटवा नहीं दबा सकता उनका विदेश में। उनके ऊपर सैंक्शन ही लगे हुए हैं अमेरिका के, वो डर ही नहीं रहे, झुक ही नहीं रहे हैं वो। सर, हम पाकिस्तान के साथ ऐसे ही व्यवहार करते थे एक जमाने में। आज हम जो हो गए हैं वो आरएसएस, उनकी खुफिया टोली और इनके जो मित्र हैं, मोदी मित्र और उनका कल्ट, उनकी वजह से हो गया। और भारत का आकलन मोदी को देख के मत कीजिए। भारत एक महान देश है और रहेगा। भारत के लोगों पर मेरा पूरा भरोसा है सर, वो उठेंगे और अपने देश को इनके चंगुल से आजाद करेंगे। लेकिन तब तक विदेश की सारी शक्तियां जो हमारे साथ थी, हमारे पड़ोसी मित्र, ध्रुव राठी का वीडियो देखिए, उसमें आज उन्होंने दिया है फॉरेन पॉलिसी पे, तो वो जो सारी शक्तियां वो अपने साथ नहीं रही। पाकिस्तान के साथ लड़ते वक्त हमारे साथ एक भी देश नहीं था इजराइल छोड़ के, और इजराइल इसलिए था क्योंकि उनको अपना जियोपॉलिटिक्स के लिए इंडिया को अपने अंडर रखना है। अपने देश को इजराइल ही चला रहा है। आपको लगता होगा कि मोदी चला रहे हैं तो आप भ्रमित है। मैं बताता हूं, आप हमारे देश को, हम गुलाम है। मैंने कई बार बोला है, हम इजराइल के गुलाम हो चुके हैं। हम हमेशा ये मानते रहे हैं, मैं मानता रहा हूं कि एंटीसेमिटिज्म को खत्म कर देना चाहिए। उसका जो अपराध बोध यूरोप में है वो बराबर है। यहूदियों के साथ जो बर्बरता की गई थी वो बहुत गलत था। लेकिन हम इजराइल के इसीलिए दोस्त हो गए जबकि महात्मा गांधी ने इजराइल नेशन बनने के लिए विरोध किया था, और आइंस्टाइन खुद जू थे, उन्होंने भी विरोध किया था। यानी बुद्धिमान और जिनको इंट्यूशन है ऐसे लोगों ने विरोध किया था। वो विरोध का कारण कुछ तो होगा, और वो कारण यही है कि एक सेटलर्स होते हैं। देखिए अब इजराइल के ऊपर बमबारी हो रही है, आप देखिए। हाँ। तो वहां पर दो नागरिक हैं, दो पासपोर्ट होते हैं हर किसी के पास। यानी पोलिश जू, रोमानियन जू, जर्मन जू, ऐसा होता है ना। तो आपके पास एक इजराइल का पासपोर्ट होता है, हिंदुस्तानी जू, तो इजराइल का पासपोर्ट होता है, एक हिंदुस्तान का होता है। तो वो कई लोग वापस जा रहे हैं। तो जो गाजा के लोग वापस कहीं नहीं जा सकते क्योंकि वो उनकी जमीन थी। अब इसको मानने से हम किसी यूरोप के अपराध बोध की वजह से इनकार कर दे, ये कोई बात नहीं। देखिए, हम गाजा के बारे में या फिलिस्तीन के बारे में बात करते हैं, उसके पक्ष में भारत रहा है 70 साल से। तो इसलिए क्योंकि भारत एक किसी एक रिलीजन के खिलाफ या रिलीजन के पक्ष में नहीं था। भारत मानवता के पक्ष में है और मानवता के पक्ष में भारत को रहना चाहिए। हम एब्सटेन हुए अभी यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के लिए, फलस्तीन के मुद्दे पर। इससे बड़ी भयंकर गलती नहीं है। ये ब्लैकमेल किया गया है हमारी, और हमारा शासन तंत्र जो पूरा करप्ट है और पूरा ब्लैकमेल हो रहा है। तो वो ब्लैकमेल किया गया है जिसके बारे में अमेरिका में उनका वर्जन वो उनके लोग बोल रहे हैं, हमारा वर्जन हम आप बोल रहे हैं। लेकिन सर, मुझे ऐसा लगता है कि नेतन्याहू अपनी केसेस जो हैं इजराइल में, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे केसेस चल रहे, उसका अंजाम ना आए और उनको जेल जाना ना पड़े, इसलिए जानबूझकर अपने जंग को, अपने लोगों को उसमें घसीट रहा है इजराइल को, ताकि कोर्ट के सामने निर्णय ना आ सके, वो सामने जाना ही नहीं पड़े युद्ध का कारण देख के। तो ये सारा जंग अकेले, जैसे कि मोदी जी के लिए हम आमिर खान की पिक्चर को भी रोक लेते हैं, वैसे वहां पर ये वॉर भी करवा दिया। और यहाँ पर पापा ने वॉर रुकवा दिया था, वहां पापा ने वॉर शुरू कर दिया। लेकिन ये उस पापा बड़े वाले पापा है, वो बड़े पापा है सबके, नेतन्याहू सबके बड़े पापा है। एक्चुअली हिंदुस्तानी बोली में, जिसको संघ भारत की बोली बनाना चाहता है, उसमें पापा का एक वो जो निकाल दिया जाए तो पाप कहा जाता है।
एक डंडी हटा दो बस। तो ये आरएसएस का पाप है, अब क्या करें सर, भुगतना तो पड़ेगा आपको, हमको, सबको। वो जो लड़की का बाप था जिसने फांसी ले ली उसको। बात सही है। मैं एक और मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि वो अंग्रेजी वाला मुद्दा जो है ना, जो उस पर तो हम लोग अभी थोड़ा विधानसभा, पिछले विधानसभा सत्र के आंकड़े और ये सब निकाल रहे हैं। अमित भाई ने बोल दिया ना कि भाषा नहीं, अंग्रेजी भाषा, जो अंग्रेजी भाषा में बोलेगा, स और श का मतलब नहीं है उसका कोई, जो जो भाषा का जिक्र कर रहा है उसको भी नहीं पता है, खैर वो अलग बात है। लेकिन अंग्रेजी भाषा बोलने वाले को शर्म जो आएगी, वो वाली बात है ना, उसमें हम निकाल रहे हैं पूरा, क्योंकि हमारे पास है वो आंकड़े। राजू भाई, मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं आपको उस निवेदन के, मतलब ठीक है हम लोग मजाक उड़ा लें कि वो जय शाह का अंग्रेजी वाला क्लिप दिखा दें, या मोदी साहब का वो बिहार का अंग्रेजी में भाषण, या बाकी बहुत सारी जो उनकी उनकी जो जो मिस एडवेंचर है अंग्रेजी को लेकर वो दिखा दे, दैट इज ओके फॉर फन। पर अगर थोड़ा डीपली जाए एंड इफ यू ट्राई टू बी सीरियस अबाउट इट, राजू भाई, गुजराती भाषा का स्तर गुजरात में इतना गिर चुका है कि पूछे मत। अगर बच्चे प्राइमरी या सेकेंडरी में कहीं फेल ज्यादा हो रहे हैं, मैं आंकड़ा दूंगा, हम लोग एग्जैक्ट आंकड़ा निकाल रहे हैं, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कहीं गणित विज्ञान से ज्यादा गुजराती में फेल हो रहे हैं। आप इसको यकीन मानिए इस बात का। आज की तारीख में 25-30 साल का अगर युवा है कोई, और उसको आप कहें कि आप गुजराती जो है वो फर्राटेदार गुजराती अखबार से पढ़ के दिखाओ, शहरों में तो ये आपको बड़ा मुश्किल से कोई मिलेगा। डजंट मैटर वो कौन से क्लास, क्रीड या उससे बिलोंग करता है, इट डज नॉट मैटर। मैं मुंबई रह के आया हूं, आप ही के शहर में था 2 साल, मैंने वहां के गुजरातियों के साथ काम किया। आपको सबको पता होना चाहिए कि एक जमाना ऐसा था, और ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, कि गुजराती साहित्य, गुजराती सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, गुजराती थिएटर में मुंबई का जो योगदान था वो शायद उतना ही था जितना कि गुजरात से था, या कभी कभार थोड़ा उससे ज्यादा भी था। और पर्टिकुलरली नाटक में प्रवीण जोशी से लेके जो बड़े बड़े नाम हुए और इन लोगों ने जो काम किया, चाहे वो दिनकर भाई जैसे राइटर हो, मतलब सुरेश दलाल जैसे राइटर हो, मैं नाम गिना सकता हूं दुनिया भर के, ऐसे ऐसे लोग मुंबई में गुजरातियों में पैदा हुए और काम किया। सर मैं जब मुंबई था 2019 और 20 2 साल, सर 35 साल के ऊपर का मैंने कोई गुजराती ना मेरे मिड डे के स्टाफ में देखा, मतलब अखबार को छोड़ के, अखबारी एडिटोरियल स्टाफ तो ऑब्वियसली उसको गुजराती आनी चाहिए क्योंकि गुजराती अखबार हम निकाल रहे थे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल, चाहे वो सेल्स हो या सर्कुलेशन हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, वहां भी तो गुजराती काम करते थे। सर वो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ ही नहीं पाते गुजराती, लिख भी नहीं पाते गुजराती, और यही हाल अभी गुजरात में हमको दिख रहा है कि गुजराती इतनी गलती करते हैं, और मैंने कहा कि सबसे ज्यादा फेल गुजराती में हो रहे हैं। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा में बोलने में शर्म आएगी। यार आप लोगों ने 2001 से जो प्राइवेटाइजेशन किया है, जूनियर केजी से लेके हायर सेकेंडरी तक की सभी जो स्कूलें, निजी स्कूलें खुली हैं राजू भाई, वो सब भारतीय जनता पार्टी के या तो नेता की है, या उनके रिश्तेदार की है, या उनके करीबी की है, या पैसा उन्हीं का लगा हुआ है, और वो सब अंग्रेजी में है। और ये महाराज कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा में बोलने में शर्म आएगी, ऐसे समाज का निर्माण करेंगे। मतलब कुछ भी है तो मतलब अच्छा, उसका आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए, लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में भी ये हालत है कि मराठी भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती। वो लोगों को लगता है कि उनको हिंदी आती है क्योंकि वो हिंदी फिल्में देखते हैं, और अंग्रेजी तो बहुत कम लोगों को आती है। और शर्म तो उनको आती है जिनको अंग्रेजी आती है और दूसरों की सुननी पड़ती है। जब मोदी जी ने पहली बार कुछ अंग्रेजी में स्पॉन्टेनियसली बोला था, तो
ऑफ कोर्स अमित भाई का बात मुझे सच लगी, लेकिन बात यह है सर कि इससे आगे जाकर गंभीरता से हम उसको कहें कि ये लोग हिटलर 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 करते हैं ना संघ वाले। हिटलर का एक लाइन है, कोट है, यानी उसने जर्मनी में बोला, अंग्रेजी में उसका मोटा मोटी अनुवाद ऐसा होता है, Fate does not spare the man whose convictions are not matched by his readiness to give them effect. नियति उसको कदापि क्षमा नहीं करती जिस आदमी की अंतरात्मा के साथ उसका व्यवहार मेल ना खाता हो। मेल लगाता हूँ। तो ये जो है, ये बात उन्होंने कही थी, वो हिटलर ने कही, वो छोड़ दीजिए आप। मैंने हिटलर का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आरएसएस के लिए बहुत करीबी है वो, उससे ज्यादा कोई करीब नहीं है। और मोदी सस्ते हिटलर बनने की प्रयास में है, होंगे होंगे नहीं, वो बात अलग है। खैर, लेकिन बात यह है कि ये इनका वर्तन जो है, बर्ताव जो है, और वो जो आइडियोलॉजिकल जो बातें करते हैं राम की, इसकी उसकी, देखिए इसमें मेल ही नहीं खाता दोनों एक दूसरे से। तो हिपोक्रेसी है ना, तो उनको नियति कभी क्षमा नहीं करेगी। इनका अस्त्र और भयंकर अस्त्र निश्चित है सर। ये तो हिटलर ने कहा, इसलिए मैंने जानबूझ के बोला। ये बात तो हिटलर के साथ भी हुई ना अंततः। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका अस्त्र 100% होगा। फेट डज नॉट स्पेयर द मैन whose convictions are not matched by his readiness to give them effect। बात खत्म। आप या तो हिटलर के साथ जा सकते या यहूदियों के, दोनों के साथ नहीं जा सकते। तो आप बताइए कि ये अंग्रेजी वाली बात जो अमित भाई बोल रहे हैं, वो सिर्फ गौतम भाई, अमित भाई, नरेंद्र भाई, जय भाई, ऐसे 4-5 लोगों को अंग्रेजी ठीक से नहीं आती, कोई बात नहीं सर। उनके उच्च विचार होते तो हम जिस भाषा में बोलते हम सुन लेते और उसका प्रभाव हम पर पड़ता। लेकिन आप इसको मारो, इसको ठोक दो, गोली मार दूंगा, या इसको उठवा लो, या इसका अपहरण करो, या इसको तोड़ो, रंगदारी करो, ईडी को उठाओ, ये करो, ये सब विचार है अगर, तो आप सोचिए कि 20-25 साल बाद स्कूलों की दीवारों पर तो नहीं लगेंगे, ये जेलों की दीवारों पर लग सकते हैं। सही बात है। तो अंग्रेजी हो या गुजराती हो या मराठी हो या हिंदी हो, भाषा तो एक माध्यम है, विचार इंपॉर्टेंट है। अगर मोदी जी के, गौतम भाई के, अमित भाई के, जय भाई के विचार महान होते और उनको सिर्फ गुजराती आती, तो भी हम गुजराती सीख लेते उनके लिए। इतने बड़े व्यक्ति क्या बोल रहे हैं भाई, अपने को क्यों नहीं समझे? जैसे कि रमन महर्षि तमिल में बोलते थे, तो अब रमन महर्षि क्या बोल रहे हैं ये ट्रांसलेट करके लोगों ने बताया। जैसे निसर्गदत्त महाराज थे यहाँ पर, स्पिरिचुअल लीडर महाराष्ट्र में, तो विदेशी लोगों ने उनको आई एम दैट नाम की किताब, उनकी एक स्पिरिचुअल किताब है, स्पिरिचुअल नहीं है, वो अज्ञेयवादी थे, तो वो जो उन्होंने संवाद किया है उसको अंग्रेजी में किया है, वो मराठी में बोलते थे। बहुत बड़े बड़े पेंटर उनके पास आते थे सुनने के लिए, और वो कोई बैठक नहीं लगाते थे, ऐसे ही गाने गाते थे। वो उनकी खुद की दुकान थी, उससे वो पैसे कमाते थे, अच्छी दुकान चलती थी, उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, कोई टेंशन नहीं था। और वो जो बात की, उनको निसर्गदत्त महाराज कहते हैं। आई एम दैट किताब आप डाल के देखिए, दुनिया भर से उसको क्या रिकॉग्निशन है और क्या लेवल है देखिए। अब उनको तो भाषा कोई आती नहीं थी, अंग्रेजी लोगों ने ट्रांसलेट करके पढ़ा। सर देखिए, बात ये है कि हम इसलिए नहीं हंसते हैं कि इनको भाषा आती है या नहीं आती है, हम इसलिए हंसते हैं कि वो अगर उनका पेड़ बड़ा नहीं हो रहा है तो दूसरों के पैर काट के उन्हें बौने करना क्यों चाहते हैं? इतनी ही बात। हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपकी अपनी हर एक की मातृभाषा है ना। हम गुजरात में पैदा हुए तो हमारी मातृभाषा गुजराती है, फिर डायलेक्ट अलग अलग हो जाती है, हर जगह ये हाल है। महाराष्ट्र में भी जो है वो डायलेक्ट अलग अलग हो गए, लेकिन भाषा एक है। और वो हम जब पैदा होते हैं तो वो हमारी मदर टंग इसलिए कहलाती है कि उसी में हम बातचीत करना शुरू करते हैं, हमारे आसपास की बात वही भाषा बोली जाती है, उसी में हमारी सोच पैदा होती है। वो उससे बड़ा सम्मान तो मतलब हम किसी और भाषा, मैं नहीं कहता कि किसी का अपमान करें, लेकिन आपकी अपनी मातृभाषा, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, तमिल, कन्नड़ा, वहां साउथ में तो हम उस तरफ देखना भी नहीं, उनसे ज्यादा। और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तो ये मानता हूं कि महाराष्ट्रियन हमारे जो हैं भाई, वो भी मराठी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
तो वैसे ही उत्तर भारत में चले जाएंगे तो वहाँ हिंदी तो है, लेकिन फिर वो अलग अलग बोलियां हैं, अवधी है, मगधी है ना, भोजपुरी है। भोजपुरी है, वो सब हैं। तो उड़ीसा में उड़िया। मैं कहता हूँ हर एक भाषा हमेशा जहां भी आदमी पैदा होता है ना, उसको पहले ठीक से उसको सीखे और उसका बहुत सम्मान करे। अंग्रेजी जो है वो आज हकीकत ये है कि भाई बाहर आपको, या तो कहीं बाहर छोड़िए, देश में भी वो एक कामकाजी भाषा है। आप अब ये कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा बोलने वाले को शर्म आएगी, तो आप अभी भी अभी भी कोर्ट का, ये क्या अभी बात भी है? सेशंस कोर्ट तक का काम तो अंग्रेजी में करवा रहे हैं, नहीं नहीं फैसले सर, अंग्रेजी में कर रहे हैं, सर मैं पूछना सरकारी चाहता भाषा हूँ, अंग्रेजी है। सर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर देश का गृह मंत्री ये बात कर रहा है तो क्या कल से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, जिसको अंग्रेजी आती है या अंग्रेजी में लिखता है या अंग्रेजी बोला है कभी ना कभी, उसका लिंचिंग करना शुरू देगी क्या? करना शुरू कर देगी क्या? जी तो अगर ऐसा है तो हमको डर के रहना पड़ेगा सर। बिल्कुल। और सर और एक बात है इसमें कि देखिए, विश्व का कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। हर एक गलतियां करता है, हर एक व्यक्ति गलतियां करता है, हर एक व्यक्ति संभलता है, लेकिन एक लोगों का, अपने लोगों का स्वीकार करना, अपने दुर्बलों को ताकत देना, ये सारी चीजें एक देश के मुखिया को करनी चाहिए। वो ये लोग नहीं कर रहे हैं, और जो लोगों को ताकत दे रहे हैं और जिनसे ले रहे हैं, वो दोनों करप्ट और क्रिमिनल्स हैं। तो बिल्कुल देश एक माफिया तंत्र के हाथ में जा चुका है। ये बात कल के गृह मंत्री की भाषा और बात से पता चलती है। भाषा जिसको अंग्रेजी आएगी वो शर्म उसको आएगी। तो ये कोई ऐसा बयान अगर किसी देश का गृह मंत्री दे तो उसको इस्तीफा लेकर सीधा जेल भेजना चाहिए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लिए तो बस कारण चाहिए, बस लिंचिंग करने का। इंसान का मांस और खून निकालने के लिए उनको ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। तो वो आप सुनेंगे कि अमित भाई बोल रहे हैं चलो अंग्रेजी, और जिनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनकी तरह ही, वो तो जानबूझ के करेंगे। तो बहुत बड़ी दिक्कत है सर। मैं आपको बोलता हूँ कि महाराष्ट्र की बात आपने की, यहाँ भी मराठी को कोई वो समझता नहीं है। देखिए, साउथ इंडिया में महाराष्ट्र आता है, लेकिन महाराष्ट्र खुद भूल गया कि वो साउथ इंडिया में आता है। और यहाँ पर जो इन्होंने हिंदी का एक लादने की कोशिश की है, वो मैन्युफैक्चर्ड एक कोशिश है, क्योंकि वो यहाँ पर जो लोकल चुनाव होंगे अब निकाय के, उसमें ये जीत चाहते हैं, तो वो एमएनएस और ऐसी वो भी चिल्लाएं तो शिवसेना का ओरिजिनल वोटर जो मराठी पे था वो टूटे और इनके पास आ जाए। ये इनका खेल है। लेकिन इसमें इनको समझ में नहीं आ रहा है सर, एक ही देश में जो भाषा भगिनी कहते हैं ना हम लोग, की एक भाषा दूसरी भाषा की भगिनी है, उनमें अब झगड़ा सारी चीजों में हो गया। हमारे ग्रुप्स में हो गया, हमारी फैमिली में हो गया, हमारे दोस्तों में हो गया, हमारे राज्यों में हो गया, हमारे उत्तर दक्षिण में हो गया, धर्म में हो गया, मुसलमान क्रिश्चियन सिखों में और हिंदुओं में हो गया, सब हो गया, जाति में हो गया। भाजपा सब कर चुकी, मोदी खैर सब कर चुके, आरएसएस सब कर चुकी 11 साल में। अब उनको एक बात बची, भाषा। अब भाषा में भी झगड़े शुरू कर रहे हैं। तो यार, ये देश चलाने का जो तंत्र है, वो मैं माफियाई तंत्र ना मानूं तो क्या मानूं, और इसकी इनके मुखिया को पाब्लो ना मानूं तो क्या ना मानूं, क्यों ना मानूं। और ड्रग तो है ही सर, 2 ड्रग है। एक मुंद्रा पोर्ट पे आती है वो ड्रग है, दूसरी आरएसएस के फैक्ट्री से वो धर्म के नाम पर निकलती है, वो ड्रग है। वो ड्रग है। आखिर में एक बात कर लेते हैं राजू भाई, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ जब कल ये राहुल गांधी साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए हमने जब वो दृश्य देखे, तो हम तो पहली बार तो उसको मान नहीं पाए। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यूथ कांग्रेस के द्वारा एक जॉब फेयर, रोजगार मेला जो है वो लगाया गया, और कुछ बताया जा रहा है 8,500 के आसपास एप्लीकेशंस लेके लोग, लड़के, युवा लड़के जो खड़े थे। और ये भी बताया गया कल रात को, मैंने वो ट्वीट पढ़ा कि उसमें से कुछ 3500 लोगों को नौकरी वोकरी लगी। मैंने कहा ये काम तो सरकार का होता है, ये विपक्ष क्यों कर रहा है। सर, राहुल गांधी ने पिछले 15 साल में जो बात कही वो आगे हुई। अडानी के मामले में देखिए, अंबानी के मामले में, राफेल के मामले में, हर मामले में उन्होंने बात की, वो हमने बाद में होते हुए देखी। तो वो एक सिस्टम है उनका, जो देश को चलाने का सिस्टम जानते हैं।
तो उससे वो सिस्टम बन चुके हैं एक। और ये जो माफिया हैं वो देश की सत्ता को ताकत में अपने हाथ में लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं इस सत्ता का उपयोग। कल साबिर भाटिया जी का एक ट्वीट हाँ। आया, वो बहुत अच्छा ट्वीट है। आजकल साबिर भाटिया बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे तो हैं। आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं मैं। और साबिर भाटिया जी ने यही लिखा है कि पहले सत्ता हाथी आने के बाद ऐसे तानाशाह दे दुनिया भर में जो है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ता का करे क्या, लोगों के भले के लिए क्या। तो वो और सत्ता और पैसा लाने में हो जाते हैं और उसमें देश का और जनता का भारी नुकसान होता है। तो उस दौर से हम गुजर रहे हैं और राहुल जी से बेहतर यही चीज बहुत कम लोग जानते हैं। कल जो मेला लगा था वो एक टोकन था। अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो पहले ये सोचेंगे कि नौकरियां मिले लोगों को, क्योंकि उन्हें मालूम है बेरोजगारी से देश, पूरी अर्थव्यवस्था और देश की मनोव्यवस्था दोनों बहुत समस्याग्रस्त हो जाते हैं। देश में दंगे होते हैं, देश पूरी तरह से अपने हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे जाता है। तो राहुल गांधी होना आसान नहीं है सर। मोदी जी लाख कोशिश करे, नेहरू जी पे, सोनिया जी पे, इंदिरा जी पे, राजीव जी पे, मनमोहन सिंह जी पे, रेनकोट पहनकर स्नान करना वगैरह सब बातें फालतू की करे, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके वचन स्कूलों में लिखे जाएंगे और मोदी जी के वचन जेलों में। अच्छा, एक आखिर में आपसे बात पूछनी है। मान लीजिए आप जिस जगह भी रहते हैं उस मोहल्ले में पूरा मोहल्ला जो है उसमें लड़ाई हो जाए, है ना, अगल वाला बगल वाले को पीट रहा है, उसके वाला उसके बाजू वाले को पीट रहा है, और लगातार मतलब ऐसी मार काट हो रही है आपके आसपास में, बगल में, मोहल्ले में, तो क्या आप घूमने निकलेंगे कि चलो यार सैर कराते हैं, थोड़ा घूम आते हैं? आप जाएंगे अपना घर छोड़ के? क्या करेंगे आप? सर, खुश रहना या दुखी होना ये आपके इर्द गिर्द जो माहौल है उससे तय होता है। सफोकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है आपको। जिसको उस माहौल का अंदाज ही नहीं हो वो घूम के कहीं भी आनंद ले सकता है। अब मैं उनमें से नहीं हूं, लेकिन हमारे देश में जो हो रहा है वो आरएसएस ने जो किया है, वो एक बच्चे का मराठी में एक वीडियो है, मैं आपको दूं अभी, 1-2 मिनट, 1-1.5 मिनट का है। हाँ, इतना हाँ, मजेदार है कि दीजिए। एग्जैक्टली आरएसएस ने किया क्या है, तो आपको पता चलेगा मयूर भाई। ये बच्चा है, स्कूल में जाता है, सरकारी भेजिए ना स्कूल मुझे। में। हाँ, अभी भेजता हूँ, 1 सेकंड। हाँ। वो दिखाइए ताकि लोगों को समझ जाएगा कि लोग आपस में यहाँ पर लड़ रहे हैं। जो बात आपने कही वो बहुत सच कही। अरे लेकिन एक वीडियो राजू भाई मैंने कल भी दिखाया था हमारे दर्शकों को। एक बुजुर्ग महिला है, फाइट में लड़ रही है किसी से, और मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब गर्मा गर्मी हो रही है, तो मैं उतना ही समझ पा रहा हूँ कि वो कुछ कबूतर कर रही है। वो भी एक मैं दिखाऊंगा। वो मैंने देखा नहीं, वो मैंने देखा है लेकिन मैंने उसको सुना नहीं। लेकिन ये बच्चे का दिखाइए तो पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है और क्यों समझ में नहीं आ रहा है हमारे। आप एक बार देखिए। मराठी तो आपको समझ में आती है, हम लोगों हाँ, को मुझे आती है समझ में। हाँ, ये बाद में हम समझा देंगे लोगों को। 1-1.5 मिनट का है वीडियो। मैं अभी दिखाता हूँ। अभी मुझे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं अभी कर लेता हूँ। 1 सेकंड, आप एक मिनट का टाइम, मतलब आधे मिनट का टाइम लगेगा और कुछ नहीं है। तो पहले ये भी देखेंगे, फिर वो भी जरा आप, वो कोलाहल इतना है कि मैं वही समझ पा रहा नहीं हूँ। आ रहा है औरत क्या बोल रही है। वो हाँ, 11 आपको नहीं A आ का रहा है, कुछ किसी भी नहीं आ रहा है। 11 A का कुछ सीन है वो। हाँ, वो विमान में कबूतर करके उसने अपने बेटे को 2 डाला। वो बुजुर्ग लड़ रहे थे और उसका बेटा उसको रोक रहा है, उसको भी 2 ये डाला। सब देश में ये सब क्या हो रहा है ये बच्चा जानता है। देखो, हाँ, मैं अभी लगाता हूँ। अब ये अब डाउनलोड उसको हो स्कूल चुका के है। टीचर पूछ रहे हैं सवाल, वो दिख नहीं रहे हैं, वो हाँ, जवाब देता है। स्कूल के टीचर सवाल पूछ रहे हैं और ये जवाब दे रहा है। क्योंकि उसको स्कूल के हेडमास्टर के पास लेके आए हैं, क्योंकि ठीक है। इसने मारा किसी को। तो ये बोल अच्छा। रहा है कि क्यों मारा। अब सुनिए, अब सुनते हैं, चलिए। साहिल्यानं मला मारलं तिथनं. मला वाटलं अंशानं मारले म्हणून मी अंशाला हाणलं. अंशा मला म्हणलं तुला साहिल्यानं मारले. मग मी म्हणलं तू साहिलला मार, आपला पण विषय मिटूया. तर अनिशनं साहिलला सांगितले मी तुला मारतो, तू श्रेयसला मार. बर, मग श्रेयसला कसं काय मारायचं? ते अनिशने त्याला सांगितलेलं. मग अनिश काय, तो कशाला त्याला मारलं मग? अहो सर, साहिलनं मला मारलेलं म्हणून मी माझ्याकडून चुकून अनिशला मारलं. मग
अनिश म्हणला तुला साहिलने मारलेलं. मग मी म्हणलं तू साहिलला मार, झाला विषय आपला, आपण संपूया. तर मग अनिशने साहिलला सांगितले तू श्रेयसला मार, श्रेयस पुढे मारते. श्रेयसचा काय संबंध? त्या अनिशला माहित ना, त्यानं सांगितलेलं. या अनिश की जगह अमित डालिए, बस बात सब समझ में आएगी आपको. दर्शकों को बता दे थोड़ा, मैं ऑलमोस्ट समझ गया, लेकिन हमारे जो मराठी नहीं समझते उनको जरा बता दे. बात यह है कि स्कूल में इसको पकड़ कर लाया है हेडमास्टर के पास. वो बोल रहा है कि अनीश ने मैंने अनीश को मारा क्योंकि मुझे लगा अनीश ने मारा था, तो दूसरे लड़के ने मारा था, प्रणव ने, तो उसको उसने बोला कि तुझे मैंने नहीं इसने मारा. तो मैंने बोला कि तू उसको मार, तो फिर अपने आपस में हम लोग खत्म कर देते मामला. लेकिन उसने उसको मारा और कहा उसको दूसरे को मार. तो हेडमास्टर पूछता है लेकिन वो दूसरे को क्यों मार, अनिश ऐसा क्यों बोलता है? वो बोलता है अनिश को मालूम है, वो मुझे नहीं मालूम. तो स्कूल में पूरा दंगा हो रहा है क्योंकि किसी को कुछ मालूम नहीं कि कौन किसको मार रहा है और क्यों मार रहा है. तो कौन ये और इसका रीजन क्या है वो भी नहीं मालूम. तो ये अनिश की जगह आप अमित डालो तो सब समझ जाएंगे आप. हाँ, वो सब समझ जाएगा. अमित ने मारा, लेकिन क्यों मारा नहीं मालूम. नहीं, अमित ने मारने को कहा, अमित ने मारने को क्यों मारने को कहा, बोला हम नहीं मालूम, वो नहीं मालूम. तो ऐसे लोग जुड़ते गए हैं पूरी वो मारामारी में. बच्चे जुड़ते कैसे गए हैं कि जो एकदम उसमें कोई इनसिग्निफिकेंट है, निरपराध है, उसको किसी ने मारा तो वो खून खोल के तीसरे को मारा, उसने दूसरे को मारा, वो उस दूसरा बोला मैं दूसरा था ही नहीं, तो बोला वो ठीक है तू पहले को मारा, आपस में मिटा लेते हैं, खत्म कर देते मामला, रफा दफा. नहीं वो ताव पे आके तीसरे को और मारता है. तो बोलता क्यों मारा, बोला मर्जी, मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया बस. वही, और यही चल रहा है अभी, कुल मिला के यही चल रहा है. तो ये सब बातें हैं दोस्तों. अब आज 1 घंटा हो चुका है हम लोग, और राजू भाई को वो अवार्ड लेने के लिए जाना है अभी. नहीं अभी नहीं, वो है परसों, लेकिन मैं अभी जाऊं, अभी दूसरी एक मीटिंग है, वहां निकल रहा हूँ, वहां निकलना है. तो आज की बातचीत यही समाप्त करेंगे. बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे, हम लोग डिस्प्ले इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि फिर सबका किसी एक को लगता कि हमने उनकी कमेंट ली और फिर किसी को लगता कि हमारी नहीं ली, तो फिर वो थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता. हम मयूर भाई एक स्पष्ट करना चाहते कि उनका कोई अडानी अंबानी नहीं है, इसलिए उन्होंने कमेंट नहीं. सारी जनता एक है, तो इसलिए हमने जो है फिर वो सोच समझ के फैसला लिया कि भाई किसी की छूट, और बहुत सारे की छूट जाएगी. पर कुछ लोग आपसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं राजू भाई, पर कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग ये भी सुझाव है कि भाई हम दोनों मिलके हफ्ते में एक बार ऐसी कोई चर्चा कर लिया करें. हम लोग एक सिर्फ सवालों के जवाब देंगे उस वक्त. हाँ, बीच में बात करेंगे, बस सवालों के जवाब देंगे, ऐसा एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं. ऐसा भी कर लेंगे हम लोग, तो सब करेंगे. यही है, हम तो यहाँ से कहीं जाने वाले हैं नहीं. ना हम क्रोएशिया जाएंगे, ना हम साइप्रस जाएंगे, ना हम कहीं और जाएंगे, और G7 में हमको कोई बुलाने वाला है नहीं. तो यही बैठे. और एक बात सर, आखिरी बात मैं कहना भूल गया ये सारी चर्चा में, वो 35 मिनट का हड़काने वाली ट्रम्प की जो बात हुई थी. हाँ, तो आरएसएस का पूरा जो 11 साल दुकान चला है भारत में, वो श्री राम के नाम से चला है, जय श्री राम वाले. तो श्री राम के चरित्र में सर, हनुमान जी को भी सीता मैया ने सबूत मांगा था राम जी के पास से आने, और बाद में उनकी सीता मैया के चरित्र के बारे में भी सबूत मांगा गया, तो वो नहीं दे, वो धरती ने उनको अंदर गई. तो सबूत दिखाना राम राज्य में बहुत अनिवार्य था, राजा के लिए भी. तो हमको 35 मिनट का जो हड़काने वाली बात है वो सुनाई है, ऐसा नहीं, वो तो आपके माध्यम. यस, और कौन सी भाषा में हड़काया सर? ही फील्ड अशेम्ड. पहली बात तो ये कि 35 मिनट बात किस भाषा में हुई, सवाल पहला ये. दूसरी बात कि भाई साहब, अगर हमने 2 टूक कह दिया था, तो 3 घंटे के बाद ट्रम्प फिर से क्यों कह रहा है पब्लिकली? खुद उसका ना वो महिला प्रवक्ता कह रही है, ना कोई सेक्रेटरी कह रहा है, ना कोई और अफसर कह रहा है, ना कोई और पॉलिटिशियन कह रहा है जिम्मेदार. ट्रम्प खुद कह रहे हैं मिश्री साहब के निवेदन के 3 घंटे या 4 घंटे में कि भैया मैंने ही तो वॉर रुकवाई है. नहीं सर, और मिश्री साहब, बेचारे मिश्री साहब को ऐसे लटका दिया उन्होंने
कि झटका दिया। उनको गुस्से से वो बयान करने के लिए कहा। वो बेचारे गुस्से में बयान कर रहे हैं, जैसे उनको मोदी जी का गुस्सा दिखाना है और ऐसा लगता है कि वो कांच फोड़ के बाहर आएंगे। लेकिन हाँ। आपने एक बात कही कि तिरंगा पीछे नहीं है तो नहीं बाहर है। आके भी फायदा नहीं है, वो तो अडानी के सीएफओ के पास है। तो वो तिरंगा अडानी के सीएफओ से छुड़ाकर वापस लाना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। तो उसके लिए हम प्रतिबद्ध है और हम इसके लिए कोशिश करेंगे। और जब भी तिरंगा लेके आएंगे तब पहली बार हम बोलेंगे कि भारत माता की जय और जय सिया राम। जय सिया राम कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राजू भाई थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो भाई साहब, आप लोगों ने, बहन जी और सबने मिलके हम लोगों ने ये बातचीत चर्चा परिचर्चा की। आप जम के आप अपना जो अभिप्राय है वो लिख ही रहे हैं, ऐसे ही लिखते रहिए। पार्टिसिपेट मैं कर नहीं पाया, मैंने कारण बता दिया कि हर किसी को ले नहीं पाता, तो फिर शायद आपको किसी को बुरा भी लग सकता था कि यार आपने हमको जानबूझ के छोड़ दिया, तो इसलिए नहीं। लेकिन जैसे राजू भाई ने कहा, हम एक हो सकता है हफ्ते में एक कार्यक्रम ये कर ले कि आप सबके ही सवाल के, आप सबके कमेंट के जवाब हम लोग जो है बैठ के दे, ये भी हम कर सकते हैं, तो करेंगे जरूर। और बस आपका दिन शुभ रहे भाई, स्वस्थ रहें आप सब लोग, अपने विवेक का, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल पूरा देश करे, ये पूरे देश को हम लोग जो है शुभकामना देते हैं और ये कामना भी करते हैं, अपेक्षा उम्मीद भी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब हम कहते हैं रोज आप कर लिया कीजिए, अगर नहीं किया है तो अपने आसपास के लोगों से करवाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।